स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 4th यूनिट का सेकंड पार्ट, टीचिंग मॉडल क्या है। इससे पहले हमने लास्ट जो फर्स्ट पॉइंट किया था उसमें था फेजेस ऑफ टीचिंग क्या है, जिसमें हमने 3 मेन फेजेस की बात की थी, प्री एक्टिव फेज़, इंटरएक्टिव फेज़ और पोस्ट एक्टिव फेज़। थर्ड और फोर्थ यूनिट जैसे कि आपके टीचिंग से रिलेटेड है, तो इसमें जो आज का हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो है मॉडल ऑफ टीचिंग। तो मॉडल ऑफ टीचिंग करने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए मॉडल क्या है, मीनिंग ऑफ मॉडल क्या है। मॉडल वैसे तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और हिंदी में काफ़ी प्रयोग होता है। मॉडल को हम अलग अलग अर्थों में ले सकते हैं। मॉडल को एक आदर्श भी माना जा सकता है कि एक ऐसा आदर्श प्रतिरूप जिसको देखकर हम उसके जैसा बनना चाहें। मॉडल एक ऐसा भी उसे भी कहा जा सकता है जिसको देखकर हम किसी बड़ी चीज़ को जिसको देखा नहीं जा सकता, एज्यूम करना मुश्किल है, उसको समझाने के तौर पर भी मॉडल से वो हम शब्द को यूज़ कर लेते हैं। जैसे क्लास में टीचर मान लो बच्चों को पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ा रहा है, ग्लोब की आकृति दिखाकर, जो मॉडल होता है ग्लोब का, उसे दिखाकर बच्चों को अच्छे से समझाया जा सकता है कि ये एक मॉडल है जिसके थ्रू हम उसकी गति, उसकी संरचना, उसके काम करने, किस तरह से वो काम करती है हमारी पृथ्वी, उसको समझाया जा सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे मान लीजिए ताजमहल है या कोई हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पर बच्चों को ले जाना संभव नहीं है, हम उसका मॉडल बनाकर, एक पिक्चर बनाकर भी बच्चों को उसके प्रतिरूप दिखाया जा सकता है, उसके बारे में समझाया जा सकता है। तो मॉडल कई अलग अलग शब्दों में, अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल होता है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो है शिक्षण प्रतिमान। मॉडल को हिंदी में प्रतिमान शब्द यूज़ करते हैं। तो शिक्षण में प्रतिमान का क्या अर्थ है? शिक्षण में प्रतिमान का अर्थ है कि ऐसे शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करके जिसको शिक्षक अपनी क्लास में लागू करके बहुत ही आसानी से और प्रभावशाली ढंग से अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर ले और बच्चों में जिस प्रकार के परिवर्तन चाहते हैं उस बदलाव को मूल्यांकन के द्वारा परख ले। तो बहुत से साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने अलग अलग तरह के शैक्षिक मॉडल, शिक्षण मॉडल दिए हैं। तो इसमें मॉडल के तौर पर जो हमारे सिलेबस में है, ग्लेजर का मॉडल दिया गया है और एक ऑसोबेल का मॉडल दिया गया है। मॉडल ब्रूनर ने भी दिया है, गैगने ने भी दिए हैं, पियाजे के द्वारा भी दिया गया है। मतलब बहुत से अलग अलग तरह के शिक्षण मॉडल हैं जिनको हम क्लास में एक टीचर पहले उनको जान सकता है, उसके बाद परिस्थितियों को उसी प्रकार से आयोजन नियोजन करके अपनी कक्षा में लागू कर सकता है और बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चों को उस ढंग से पढ़ाकर अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। तो अगर हम बात करें मॉडल की, तो इस यूनिट में ये सबसे खास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको मीनिंग ऑफ मॉडल क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और एक मेन टॉपिक बनता है इसमें एलिमेंट्स ऑफ मॉडल क्या है। एक तो 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है और जो 2 अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा मॉडल दिए गए हैं एग्जामिनर, उनमें से भी किसी एक पर्सन के पर्टिकुलर मॉडल के बारे में पूछ सकता है। तो अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के तौर पर कई अलग अलग विद्वानों ने दी है डेफिनेशन। उसमें से मैं 1 या 2 आपको डिक्लेयर कर देता हूँ क्या है। जैसे पॉल डी ने क्या कहा है, पॉल डी के अनुसार है शिक्षण प्रतिमान से तात्पर्य विशिष्ट अनुदेशनों, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण की व्यूह रचनाएँ हैं। अब यहाँ पे पॉल डी ने सामान्य से शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश क्या कही है, कहते हैं विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्य। जब भी क्लास में टीचर एंट्री करता है तो उसके टॉपिक के कंसर्न में कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यही बात कहने की कोशिश की है, विशिष्ट अनुदेशनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण।
अब जो विशिष्ट ऑब्जेक्टिव टीचर ने डिसाइड किए हैं उनके लिए विशेष उपचारात्मक शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना। अब एक सामान्य उपचारात्मक विधि क्या है कि एक सिंपल वे में क्लास टीचर में एंट्री करता है, बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है, जो उनके क्वेश्चन होते हैं उनको दूर करने की कोशिश करता है। यहाँ पर उन्होंने जो विशेष ऑब्जेक्टिव की बात की है उनको अचीव करने के लिए विशेष उपचारात्मक विधियों की व्यूह रचनाओं से है कि एक टीचर के द्वारा स्पेशल जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं उनको डायग्नोस करना और उनको दूर करने के लिए ऐसी व्यूह रचनाओं का निर्माण करना जिनसे उनके शिक्षा के उद्देश्य आसानी से प्राप्त हो जाएं। शिक्षण का ओवरऑल एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि सामने वाले विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना और जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करना। अब उनको प्राप्त करने के लिए आप सामान्य शिक्षण पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं। शैक्षिक शिक्षा में जो प्रतिमान अलग अलग साइकोलॉजिस्ट द्वारा दिए गए हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक टीचर पे डिपेंड करता है कि वो अपने क्लास में ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किस प्रकार से शिक्षण को लागू करता है। ठीक इसी तरह और भी कई अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं, पर कुल मिलाकर बात यही है कि मॉडल का सीधा सा मतलब क्या है कि शिक्षण के संबंध में अध्यापक के द्वारा पहले से निर्धारित की गई व्यूह रचनाओं का कक्षा में आयोजन करना और शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना। इसके आगे हम बात करते हैं कि मॉडल किस किस तरह के हैं, टाइप ऑफ मॉडल क्या है। देयर आर बेसिक 4 टाइप्स ऑफ मॉडल। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, सेकंड है सोशल इंटरेक्शन मॉडल है, इसी में सोशल इंटरेक्शन मॉडल के बाद थर्ड है पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल है एंड द फोर्थ है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन मॉडल है। तो हम जिनके बारे में बात करेंगे वो पहला जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है उसी में से उसको कवर करेंगे। तो जो टाइप्स ऑफ मॉडल दिए गए हैं 4, इन्हीं मॉडलों में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अलग अलग मॉडल दिए हैं। इन सब का लास्ट ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है कि शिक्षण के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करना। आज का मेरा जो मेन टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे एलिमेंट के बारे में। शॉर्ट में आपको क्लियर हो गया मीनिंग ऑफ मॉडल क्या है एंड द टाइप ऑफ मॉडल क्या है। मेनली जो टॉपिक है आज का वो है एलिमेंट्स ऑफ मॉडल। एलिमेंट से क्या मतलब है, जैसे कोई भी चीज़ का निर्माण करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, उनसे मिलकर उस सामग्री से मिलकर हम उस वस्तु की संरचना करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक उसी तरह से जो भी ये मॉडल बनाए गए हैं या अध्यापक के द्वारा किसी मॉडल का चुनाव किया जाएगा तो उसमें जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। वो बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है संरचना, दूसरे नंबर पर बात करते हैं फोकस के बारे में, द थर्ड इज सपोर्ट सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन है एंड द लास्ट में एप्लीकेशन एंड देयर इवैल्यूएशन है। इसमें जो एलिमेंट फर्स्ट दिया गया है वो इसकी संरचना से संबंधित है। संरचना से सीधा सा भाव क्या है कि जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं शिक्षण प्रतिमान के लिए कक्षा में लागू की जानी है उन क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, उनका निर्धारण करना, इस बात का चुनाव करना कि हमने कक्षा में कौन कौन सी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करनी है। तो संरचना में कक्षा में लागू की जाने वाली उन सब क्रियाओं का एक ऐसी रूपरेखा, एक क्रमबद्ध संरचना तैयार कर लेनी है जिसको अध्यापक ने जाके अपनी कक्षा में लागू करना है। संरचना के दौरान अध्यापक द्वारा शिक्षण प्रतिमान में उन सब बातों को, उन सब क्रियाओं को संगठित रूप में लागू करेंगे जिनको कक्षा में लागू करना है। मतलब उनके बारे में निर्णय ले लिया जाएगा, लिखित रूप में एक उसका प्रपोजल तैयार कर लिया जाएगा, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिसको जैसे एक लेसन प्लान तैयार किया जाता है टीचर के द्वारा क्लास में जाने से पहले, ठीक उसी तरह से संरचना का मतलब है उन सब क्रियाओं के बारे में निर्धारण कर लेना जो एक अध्यापक के द्वारा कक्षा में किया जाना है। दूसरा पॉइंट है इसमें लक्ष्य उद्देश्य। अब जिन क्रियाओं का निर्धारण किया गया है उसमें साथ इस बात का भी निर्धारण किया जाता है कि इनका आयोजन किस लक्ष्य व उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। एक बात यह है कि शिक्षण की क्रियाओं का आयोजन के पीछे एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों में किस प्रकार के व्यवहारात्मक परिवर्तन आए।
इन्हीं को स्पष्ट सामने रखकर लक्ष्य व उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। ठीक उसी तरह से अध्यापक द्वारा शिक्षण प्रतिमान का निर्माण करते हुए भी उसका जो सबसे मेन पॉइंट है, इस बात पर फोकस करना होता है कि बच्चे में किस प्रकार के व्यवहारिक परिवर्तन लाए जाने हैं, हमारा इसको आयोजित करने का उद्देश्य क्या है। तो इसमें ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान दिया जाता है कि अध्यापक के द्वारा बच्चों की मानसिक योग्यता, बच्चों की रुचि, बच्चों के द्वारा बच्चे किस कार्य को कर सकते हैं, इस प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए जाएं जो बच्चे के वास्तविक जीवन से संबंध रखते हैं और जिनको सीख कर ऐसे व्यवहारात्मक परिवर्तन जिनके द्वारा बच्चे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार के लक्ष्य व उद्देश्य निर्धारित करके आगे बढ़ा जाता है। तीसरा पॉइंट है इसमें सहायक सपोर्ट सिस्टम क्या है। सपोर्ट सिस्टम से मतलब क्या है कि अध्यापक के द्वारा पहले क्रियाओं का आयोजन किया गया, दूसरे नंबर पर लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब इन दोनों को फुलफिल करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी या वो सहायक सामग्री जो हमें इसको फुलफिल करने में लाभदायक होगी, उन सब का प्रबंध करने से है, उन सुविधाओं का आयोजन करने से है जिनके द्वारा अध्यापक और विद्यार्थी शिक्षण नीति की पूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं। सहायक प्रणाली की जरूरत अवश्य ही इस बात के लिए पड़ती है कि जिसके द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो इसमें यह है कि जो परंपरागत शिक्षण की प्रक्रिया है उससे हटकर प्रभावशाली ढंग से शिक्षण के उद्देश्यों का आयोजन करना और उनको प्राप्त करने की बात कही जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम से सीधा सा अभिप्राय क्या है? क्लास एक सोसाइटी का ही रूप है, एक छोटा समाज है। सोशल सिस्टम से क्या मतलब यह है कि एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में होने वाली क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, अध्यापक के द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाना, विद्यार्थी के द्वारा उस पर प्रतिक्रियाएं करना, फीडबैक देना, फिर विद्यार्थियों के द्वारा किसी तरह की जो समस्यात्मक प्रश्न है उनको पूछना, अध्यापक के द्वारा उनकी समस्याओं को दूर करना। तो क्लास में चलने वाला जो एक इंटरेक्शन प्रोसेस है उसी को सोशल सिस्टम का नाम दिया गया है कि क्लास में ये सबसे मुख्य है। अगर वन साइडेड टीचिंग है तो उसमें अध्यापक के द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया प्रमुख, तो विद्यार्थियों के द्वारा किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं है या उनके द्वारा किसी समस्याओं का निदान नहीं किया जा सकता, तो वो शिक्षण एक तरफी रह जाती है। सोशल सिस्टम होना क्लास में बहुत ज़रूरी है जिससे टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है और जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो अपने आप में जीवंत बनती है। कहने का मतलब क्या है कि इस बच्चे समस्या के बारे में जब जानेंगे, उसका हल खोजेंगे, टीचर से उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिक्रिया का सिद्धांत। प्रतिक्रिया के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन से मतलब क्या है कि विद्यार्थियों के द्वारा जो प्रतिक्रियाएं की जाती हैं सीखने के संबंध में, जो अध्यापक के द्वारा सिखाया गया और विद्यार्थियों के द्वारा कोई किसी न किसी तरह के जो क्वेश्चन पुट किए गए हैं, बातें पूछी गई हैं सीखने के संबंध में, उसको प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन कहा गया है या प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहा गया है। तो लास्ट का जो पॉइंट है वो है प्रयोग एवं उसका मूल्यांकन, एक्सपेरिमेंट एंड देयर इवैल्यूएशन। अब जिन चीज़ों का निर्धारण अध्यापक के द्वारा शिक्षण प्रतिमान के संबंध में कर लिया गया है, सब बातों के बारे में सोच विचार करने के बाद डिसाइड कर लिया गया है, लास्ट पॉइंट आता है उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको क्लास में लागू करने का। जिन नीतियों को सोचा गया है उनको फिर अध्यापक के द्वारा कक्षा में लागू किया जाता है। लागू करने के बाद अलग अलग विधियों के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है कि जो शिक्षण प्रतिमान को शिक्षक के द्वारा कक्षा में लागू किया गया उसकी क्या इफ़ेक्टिवनेस है, बच्चे उसको कितना समझ पाए, बच्चों ने एक सामान्य शिक्षण विधि के द्वारा और एक प्रतिमान लागू करके शिक्षण जो किया गया, इन दोनों में क्या अंतर पाया, बच्चे किस विधि के द्वारा ज़्यादा बेहतर ढंग से सीख पाए। तो इसमें जो लास्ट पॉइंट है उसमें इसी में इवैल्यूएशन किया जाता है और उसकी प्रभावशीलता को नोटिस किया जाता है या इस बात को जांचा जाता है कि किसी प्रतिमान के द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली या अप्रभावशाली कितना पाया गया। डिपेंड करता है एक टीचर के द्वारा सही तरह से शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, प्रतिमान के सभी जो एलिमेंट्स हैं या चरण हैं उनको ध्यानपूर्वक समझना, उसका आयोजन करना
नियोजन करने के पश्चात लागू करना और लास्ट में उसको इवैल्यूएट करना। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए एक परफेक्ट टीचर, एक प्रशिक्षक शिक्षक की भी आवश्यकता रहती है। तो ये वो बेसिक एलिमेंट्स थे जो हर एक मॉडल में इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिए गए हैं उसमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली 2 मेन मॉडल की बात की गई है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज थिंक आप यहाँ तक समझ गए होंगे।